नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज आपने टेस्ट दिया होगा और टेस्ट में कैसा आपने पार्टिसिपेट किया था, किस प्रकार से आपने परफॉर्म किया था, इसकी जानकारी देखिए आज के इस पूरे टेस्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। मुझे पूरा भरोसा है कि टेस्ट बहुत आपके काम आएगा क्योंकि फाइनली आपको एग्जाम में टेस्ट ही देना है, मतलब सवालों को हल करना है। आप प्रत्येक एग्जाम वर्ग के सदस्य जो भी हम लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, अपने लेवल के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सवालों को हल करें, देखें, समझें और जहाँ-जहाँ गलतियाँ हुई हैं, जहाँ-जहाँ कमियाँ हुई, उनको दूर करें। कुछ नई बातें भी सीखने को मिलेगी, ये श्योर है क्योंकि सवालों के नेचर में उस तरह की वैराइटीज होती ही रहती है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ टेस्ट के सॉल्यूशन पर। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिए और वीडियो लिंक के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, उसको भी ज्वाइन करे रहें, जिससे कि जो भी कनेक्टेड एक्टिविटीज होंगी मैथ्स की, जो टेस्ट की और भी प्रत्येक प्रकार की जो गतिविधि जो मैं एक्स्ट्रा आपको मैथ्स को लेकर के प्रोवाइड कर सकूंगा, उसमें मैं आपको शामिल करूँ, तो आपको मैं अपडेट कर सकूँ। तो आइए मैं सवालों पर आपको लेके चलता हूँ। सवालों की प्रत्येक सॉल्यूशन को आप देखें, कंफर्म करें, खुद को श्योर करें कि आपने सही किया कि नहीं किया। कहीं गलती है तो उसको समझें, सुधारें और हमारे साथ कनेक्टिविटी में बने रहें, मतलब कमेंट करते रहें, बताते रहें कि आपने क्या आंसर किया, कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है। तो पहले सवाल पर मैं आपको लेके चलता हूँ। सिंपल बॉड मास का सवाल है। मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक परीक्षा में वही परीक्षा का स्तर अपने हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बॉड मास पूछता जरूर है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल आता जरूर है, तो इसके लिए हम लोग को बॉडमास का सिंप्लीफिकेशन पैटर्न पता हो, जिसको BODMAS हम लोग यहाँ से ऐसे प्रयान करते हैं। पहला ब्रेकेट आप होता है, मतलब कोष्ठक को तोड़ना। छोटा कोष्ठक है, ठीक है, मझला कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक है। छोटे के साथ यहाँ पर बार ब्रेकेट होता है। ओ का मतलब आप होता है, आपका सेंस गुणा होता है। डी का मतलब डिवीजन अर्थात भाग होता है। यम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये भी गुणा ही होता है। ए का मतलब एडिशन अर्थात जोड़ होता है और यस का मतलब सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव होता है। इस प्लानिंग को सेट करिए और इसी आधार पर आगे बढ़िए। सबसे पहले आपको इस सवाल में भाग को परफॉर्म करना चाहिए। सीधा सीधा 12 आपको 12 से भाग करना चाहिए क्योंकि अगला पार्ट गुणा है, फिर घट करके यहाँ पर 18 है। अब आप देखिए, 12 से भाग करिए, 12 तिया 36, 9 45 होता है, 12 अट्ठे 96, 38 हो जाएगा, प्लस 5 से इसको गुणा करिए, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 2 17 होता है, माइनस आपका 18 हो गया, करेक्ट है। अब आप इन दोनों को चाहे जोड़ दीजिए या पहले ही इसको घटा दीजिए। अगर घटा देते तो आपको पता है कि 20 हो जाएगा, 38 में से 18 घटेगा तो 20 होगा, और 20 को अगर 170 में हम लोग जोड़ते हैं तो आपको 190 प्राप्त होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में है और यही इस सवाल का राइट सॉल्यूशन है। मुझे पूरा भरोसा है कि किसी भी सदस्य का यह सवाल गलत तो नहीं होगा। सबका पहला सवाल डन होता है, सही होता है। अगले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। दो संख्याओं का हमें एलसीएम दिया है। एलसीएम 120 है, समझ रहे हैं। एलसीएम अपने को दे रखा है जो कि 120 है। इसके साथ साथ इनका एचसीएफ भी दे रखा है, 10 है, मतलब इनका जो मासा है वो आपको 10 दे रखा है, करेक्ट है। इनमें से एक संख्या 40 है, 40 है। अब हम लोगों से अगर एक संख्या 40 देकर दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो जनरल हमारे पास जो नियम होता है, जो हम लोग स्कूल से पढ़ते आए हैं, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको फॉलो करना चाहिए। कैसे फॉलो करना चाहिए इसको सुनिए, समझिए। हम सब जानते हैं एक बात, मतलब देखिए मैं एक चीज बताऊं, अगर आप यहाँ रखेंगे तो आंसर तो आएगा ही, बट बहुत बार आंसर आपके हिसाब से सही आता है बट एग्जाम के हिसाब से गलत आता है। यहाँ पर चीजें चलो आसान है, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्रिटिकलिटी आपको फेस करने को मिलती है, इसलिए कुछ बातों को दिमाग में रखिएगा। दो संख्याएं हमने ले लिया, उनका एलसीएम सोचा और उनका एचसीएफ भी सोचा। इस पैटर्न को आप मैच करें जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। जो एलसीएम होता है, प्रत्येक संख्या से पूर्णतः कटता है, मतलब संख्याओं से हमेशा बड़ा या जो सबसे बड़ी संख्या उसके बराबर होता है। एचसीएफ हमेशा संख्याओं को काटता है, इसका मतलब संख्याओं से छोटा या सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है। एचसीएफ एलसीएम को भी डिवाइड करता है। इन सब बातों को अगर नहीं ध्यान में रखेंगे तो हम लोग कभी कभी गलत कराते हैं। अब इस सवाल में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है, क्योंकि एलसीएम 120 है, जो संख्या से भी कटेगा और एचसीएफ से भी कटेगा, और सबसे बड़ी बात, एचसीएफ उस संख्या को भी इजीली काट रहा है। एलसीएम 120 है, एचसीएफ आपका 10 है, पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या हमको बताना है 40 से इसको डिवाइड करिए 3 बार, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, अर्थात दूसरी संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है। तो मेरे ख्याल से आपके पास क्लियर आंसर है, राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग सेकेंड नंबर को 30 मानिए, पहली संख्या 40 है, एलसीएम 120 है, 120 है, और एचसीएफ दोनों का 10 है। एकदम क्लियर, राइट सोल्यूशन, सेकंड सवाल आपका डन होता है। मैं अब आपको लेके चलता हूं थर्ड पर। तीसरा सवाल हमारे सामने आ रहा है, उसको ध्यान से सुनिए क्या है। किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, पहले उसको 25% बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। फिर से उस बढ़े हुए मान में, मतलब परिवर्तित मान में 20% की कमी कर दी जाती है।
कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा ज्ञात करके आपको बताना है कि क्या परिवर्तन हो जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा या कितने परसेंट घट जाएगा। इस प्रोसेस को सतत प्रोसेस के अंडर लिया जाता है, जिसमें किसी एक वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू और एक वैल्यू को आफ्टर वैल्यू माना जाता है। यहाँ परिवर्तन स्टेप बाय स्टेप होते हैं, मतलब पहले उस प्राइस को या मान को बढ़ाया या घटाया गया, बढ़े हुए या घटे हुए मान को पुनः परिवर्तित बढ़ाकर या घटाकर किया जाता है। जो चेंजेस फ्रॉम इनिशियल पहले स्टार्टिंग से और अंत तक आते हैं, उन्हीं को बाई परसेंटेज हमें दिखाना होता है। जैसे 25% की वृद्धि, 25% का जो फ्रैक्शनल फॉर्म होता है 1/4 होता है। कैसे होता है सुनिए, 25/100 लिखिए, किसी भी परसेंटेज को, मतलब परसेंटेज हटाने के लिए परसेंटेज नंबर को 100 से भाग करते 1/4 हुआ, मतलब 4 था वह मान, और अगर वृद्धि है तो 4 में 1 का इंक्रीज होकर 5 हो गया। दूसरी तरफ हमसे कह रहा है 20% का डिक्रीज है, कमी है, मतलब 1/5 होता है, 20 बटे अगर हम लोग 100 करते हैं, अर्थात उसकी प्राइस अगर 5 थी। देखिए यहाँ पर सिस्टम यही है, और सबसे लकीली आपके सामने स्थिति है कि 4 से बढ़कर 5, फिर कह रहे अगर 5 बढ़कर आए हैं तो 1 घटाकर कितना करेंगे, 4। ये स्थिति है। यहाँ पर लकीली वो नंबर आपको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस इक्वल भी हो रहा है। अब इक्वल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो भी हम लोग कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि इनकी वैल्यू 20 है और इनकी वैल्यू भी 20 है, मतलब हम इनिशियली भी 20 थे और आफ्टर भी 20 ही है, अर्थात हमारे वैल्यूज में, हमारे मानों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नो चेंज है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर नहीं परिवर्तन हुआ तो हम किसी आंकड़े को तो ले नहीं सकते हैं, हम कहेंगे 0% का चेंज है, अर्थात ना तो कोई वृद्धि हुई है ना तो कमी है, ओवरऑल ना तो कोई वृद्धि। जैसे आप 100 एक आंकड़ा लीजिए, उसे 25% बढ़ाए 125 हुआ, 125 में अगर हम 20% की कमी करेंगे तो हम फिर 100 पर पहुंच जाएंगे, मतलब जहां शुरू किए थे अपनी यात्रा वहीं पर आकर फिर पुनः पहुंच गए। तो ये प्रोसेस होता है। पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। तीसरा सवाल आपका डन होता है। कितने लोगों ने सही किया जरूर कमेंट करके बताते चलिएगा। चौथे सवाल पर आइए। सवाल देखिए क्या है, इसको भी पढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब प्रिंटेड प्राइस, जो एमआरपी होती है, मूल्य लागत मूल्य जो उसकी कॉस्टिंग प्राइस है, कॉस्ट से 40% अधिक रखता है, मतलब जितनी उसकी लागत है उससे 40% बढ़ा देता है, फिर उस पर 25% की छूट देता है, और उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दरअसल जब भी कभी इस तरह का पैटर्न होगा जहां पर किसी वस्तु को सबसे पहले खरीदा जाता है, खरीद करके उसके दाम को बढ़ाकर निर्धारित किया जाता है, पुनः उस पर छूट देकर बेचा जाता है, तो यहाँ पर भी सेम पीछे की तरह पैटर्न काम करता है, मतलब सतत का ही अप्रोच होता है। सिस्टम ये है कि सबसे पहले आप सामान खरीद लो, उसके दाम को बढ़ाकर निर्धारित करो, फिर सेल करो। ये सिस्टम है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 100 में खरीदा, अगर हम किसी भी एक परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, सपोज करिए 50 बढ़ा, अब इसके हिसाब से चलिए तो कितना बढ़ा है, 40% अधिक बढ़ा है, तो 40% का मतलब 140 हुआ। दरअसल हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 100 एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर कोई भी परसेंटेज डायरेक्ट उतना जोड़ करके हो जाता है। अब इस पर भी आप 25% की छूट की तरफ चल रहे हैं, मतलब यहाँ तो मैंने 40% बढ़ाया, अभी 25% घटा रहे हैं। 25% सिंपली जैसे मैंने अभी बताया कि एक चौथाई होता है, आप इसका एक चौथाई करेंगे, मतलब 4 से भाग करेंगे, तो 4 तिया 12 होगा, 4 पंचे 20, मतलब 35 कम होगा। 35 कम होगा तो 105 हो जाएगा, अर्थात 100 से 105 हुआ, तो बेसिकली हम समझ गए हैं कि 5% का फायदा उसे हो रहा है। खरीदा था कितने में, 100 में, और फाइनली बेच रहा है 105 में। तो सिंपल सी बात है, 5% का लाभ है, जो ऑप्शन नंबर आपको पहले में ही दिया है। अब सुनोगे आपको लगेगा कि नया कैसे पैटर्न हो गया। नया दरअसल मैंने कॉन्सेप्ट बताने के लिए किया, बाकी प्रोसेस वही था कि हमने सामान खरीदा था और अंतिम मूल्य मतलब बेचा था। कैसे करा जाता है सुनिए। ऐसे सबसे पहले सिस्टम यह है कि उसने सामान को खरीदकर उसके प्राइस को 40% बढ़ाकर अंकित किया। 40% का मतलब 2/5 कहां से बनकर आ रहा है, 40/100 कर दीजिए। मतलब उसने कहा कि अगर हमने सामान को 5 में खरीदा था तो हम 2 बढ़ा करके ग्राहक को कितना बताएंगे, 7। फिर अगर मेरे पास ग्राहक आया, मैंने उसको कहा कि अगर प्राइस 4 है, हम 1 कम करेंगे भाई, तुम्हारे लिए हम इस प्राइस को 3 कर देंगे। मतलब सिस्टम यह है कि उसने 20 में कोई सामान खरीदा है और ग्राहक को 21 में बेच रहा है, ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद। मतलब अगर हम कोई सामान 20 में खरीद कर 21 में बेच रहे हैं तो बोलिए कितना बढ़ाएं, 1 बढ़ाएं। कितने में बढ़ाएं, 20 में, अर्थात 1 गुणे 100 बटे हम 20 करेंगे, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5% का लाभ हमें ओवरऑल नजर आएगा, जो पहले ऑप्शन में दिखेगा। चौथे सवाल का राइट सोल्यूशन 5% प्रॉफिट डन, कैलकुलेटिव सही आंसर आपके सामने। अगला सवाल हम लेते हैं, देखिए क्या है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कोई काम करता है, 10 दिन में पूरा कर लेता है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, उस काम को करेगा तो 15 दिन लगता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन, इससे आसान सवाल टाइम एंड वर्क का हो ही नहीं सकता। जबकि अगर यूपीएसआई का एग्जाम आप देंगे तो इसी पैटर्न को बहुत लंबा किया जाएगा। जैसे मैं कोई सवाल का नंबर, जैसे कोई 103 लेगा, 159 लेगा, मतलब बड़े नंबर का उपयोग किया जाएगा, समझ रहे हैं।
जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। दोनों मिलना मतलब पहले तो आप काम निर्धारित करिए। ये उनके डेज हैं, काम के हिसाब से कार्य को समाप्त करने में लगे दिन हैं। हम काम को एक ऐसी संख्या बना लेते हैं जो टोटल टास्क होता है। जो 10 से कटे, 15 से कटे, वो संख्या हो गई मान लीजिए 30। करेक्ट है? क्यों मान लीजिए? क्योंकि 10 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी। अब इनकी एफिशिएंसी अर्थात क्षमता क्या है? क्षमता मतलब एक यूनिट समय अर्थात एक दिन में किया गया कार्य है। ये कहता है कि हम 30 काम 10 दिन में कर लेते हैं। हमने कहा इसका मतलब आपने पर डे 3 काम किया होगा, 10 या 30 होता है। बी कहता है कि हमको दे दो, हम 30 काम को 15 ही दिन में कर लेंगे। इसका मतलब यह पर डे 2 काम करता है, इसकी क्षमता कम है तभी तो समय ज्यादा लग रहा है। अब ऐसे में अगर दोनों को मिला दें, ए और बी को, 3 2 होता है 5, अर्थात 5 की क्षमता उन्हें उनकी बनेगी एक दिन में करने की। 5 से इसको भाग किया तो 30/5 कितना हो जाएगा बताएं? 6। अर्थात इनकी क्षमता मतलब क्षमता के हिसाब से ये लोग कार्य करेंगे तो 6 दिन में कार्य पूर्ण करेंगे। अब जैसे यूपीएसआई का सवाल देखिए कैसे बनता है। यूपीएसआई में कहेगा ए किसी काम को 103 दिन में 106 दिन में करता है, बी उसी काम को 159 दिन में करता है। अब बताइए दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब आपको एलसीएम लेना यहाँ पर टफ हो जाएगा। ऐसे में एलसीएम काम नहीं करता, अभी एचसीएफ काम करने लगता है। कहेंगे कि एक ऐसी संख्या सोचो जो दोनों से कटे, नहीं कर पाओगे, बहुत ही टफ होगा। एक ऐसी संख्या सोचो जो दोनों को काट दे, तो छोटी छोटी संख्या ही काटती है, 106 तो काट नहीं पाएगी। बट अगर हम 53 लेंगे तो 53 इसको भी काट देगा, मतलब इसी तरह से ध्यान देना पड़ता है। 53 इसको भी काट देगा, तो 53 को हमने वह संख्या माना। बट 53 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 53 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ये टोटल वर्क हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे, क्षमता, अब ये कहता है कि ये टोटल काम है 53 गुणे 2 गुणे 3, ये 106 दिन में करेगा तो 53 दूना 106 ही होता है। यहाँ इसकी क्षमता 3 हो गई। बी की बात करो, 53 गुणे 3 है तो इसकी क्षमता यहाँ 2 हो गई। अब दोनों अगर मिल गए तो सेम उसी तरह देखिए जैसे वहां किया था, वहां आंकड़े कितने आसान थे। यहाँ की बात मैं करूंगा तो 53 है, गुणे 3 दूना 6 है, बटे इनकी क्षमता मिलकर के कितनी है? 5 है। मतलब 5 काम पर डे करते हैं तो इतना काम करने में कितना वक्त लगाएंगे? 6 त्रिक 18 है, 6 पंचे 30 1 31 है, बटा 5 करिए। 5 छंगे 30 है, 5 तिया 15 है और 5 छंगे 63.6 दिन लगेगा कार्य को पूर्ण करने में। तो इस प्रकार से हम लोग निर्धारित कर पाते हैं। फिलहाल जो सवाल आपको दिया था उसके लिए राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया। इस तरह के पैटर्न को भी आप लोग दिमाग में रखिए, क्योंकि ऐसे भी सवाल आपसे आजकल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो उस पर भी फोकस रखना हमारी रिक्वायरमेंट है। अगला सवाल देखिएगा। यदि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसकी स्पीड ही है 72 किलोमीटर पर घंटा पर आवर, ठीक है, और एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। कोई खंभा था, उसको पार करने में 10 सेकंड का वक्त लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी? मैं आपको बता दूं, जब भी कोई रेलगाड़ी होगी, फिलहाल रेलगाड़ी की देखिए स्थिति है, ये इसका ड्राइवर है, ठीक, ये इसका गार्ड है, इसकी अपनी लेंथ है, इसकी अपनी स्पीड है, करेक्ट है। रेलगाड़ी जब भी किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को, किसी पेड़ को, इनको पार करती है तो इनकी अपनी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती है, तो वह अपनी ही लंबाई को पार करती है। अपनी लंबाई को पार करने का मतलब उसका ड्राइवर गुजरेगा, आप किसी बोगी में बैठे तो आपको भी पार करना होगा। कुछ देर के बाद जब गार्ड गुजरेगा अंतिम स्टेज पर, तब मानेंगे रेलगाड़ी ने उसको पार कर लिया। तो पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल, ये है सिस्टम। सवाल में कहा है कि पार करने में 10 सेकंड लगा है। रेलगाड़ी की लेंथ हमको नहीं पता है, इसको ऐसे रहने देते। चाल में एक प्रॉब्लम है कि जो चाल है स्पीड वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अपने को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में। किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 चौके 72 होता है, 4 पंचे 20 अर्थात 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर उस रेलगाड़ी की स्पीड है। जिसको आपको 72 देखने में लग रहा है वो आपकी 20 मीटर पर सेकंड है। दरअसल यहाँ पर जो टाइम दिया वो सेकंड ही है, तो आप यहाँ पर लिख दो 20। 20 का 10 से गुणा करें, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग लिख सकते हैं। छठे सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 200 मीटर लंबी वह रेलगाड़ी है। करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर आइए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है। मैं आपको बता दूं, अगर संख्याएं क्रमागत होती हैं तो पहली n है, अगली n+1 है, अगली n+2 है, अगली n+3 है, इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। मतलब संख्याओं में एक का गैप होता है। क्रमागत सम हो चाहे क्रमागत विषम हो, गैप दोनों में 2-2 का होता है। अब आप जैसे यहाँ पर क्रम से लिखी संख्याओं में एक एक का अंतर देख रहे हैं।
विषम क्रमागत लिखा जाएगा, दो दो का अंतर होगा। सम क्रमागत लिखा जाएगा, दो दो का अंतर होगा। ट्रेडिशनल करना है तो पहली संख्या n मानिए, अगली n+2 मानिए, अगली n+4 मानिए, इस प्रकार से मान मान के हम पहुंचेंगे। औसत 35 दिया। मैं आपको दो बातें बता दूं। सबसे पहले यदि संख्याएं क्रमागत हैं, यदि संख्याएं क्या है, क्रमागत है, क्रमागत है, तो जो औसत होता है, एक रूल इसको भी दिमाग में रखिएगा, औसत जो होता है वो फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब पहली प्लस अंतिम बटा दो होता है। और सबसे बड़ी बात, औसत जो होगा हमेशा बीच का मान होगा। क्या होगा? बीच का मान। जैसे हाथों में जो 5 उंगलियां हैं तो मिडिल फिंगर का कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं। भले ये असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है, बट मिडिल फिंगर तो यही है ना, दो इसके इस तरफ, दो इसके इस तरफ, इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। अब इसको जैसे अगर हमसे कहा जाए कि संख्याएं क्रमागत है, औसत 35 है, इसका मतलब वो संख्या जो है औसत 35 के रूप में आपकी बीच में स्थित होगी। और 5 है, विषम है, तो बहुत ही आसान होता है, दो इसके पहले होंगे और दो ही इसके बाद होंगे। सवाल में हमसे कहा सबसे बड़ी संख्या बता दो, क्या होगा? आप सबको पता है कि संख्याओं में दो दो का गैप है, मतलब दो जुड़ेगा फिर दो जुड़ेगा, अर्थात कितना जुड़ेगा बताएं? यहां से अगर देखा जाए तो 2+2 मतलब इसको अगर जोड़ना है तो 4 जुड़ेगा, तो 35 4 कितना हो जाएगा? 39। इसके लिए राइट सोल्यूशन 39 है। आप ट्रेडिशनल जाइए चाहे जैसे जाइएगा, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर छोटी पूछा होता तो 33 हो जाता और उसके पहले 31 हो जाता। इसके बाद यहाँ पर देखो 37 होगा और 39 तो आपने सबसे बड़ा बता ही दिया है। तो राइट सोल्यूशन के रूप में 7वें सवाल का सही हल 39 है। जो ऑप्शन नंबर अगर सवाल में देखा जाए तो बी में अवेलेबल है, तो बी का ऑप्शन आप नोट करो, सही आंसर आपके सामने है। 7वां डन है। 8वें पर आ जाइए। 5,000 की राशि है, ठीक है, 5,000 की राशि है, मतलब प्रिंसिपल कितना है? 5,000। प्रिंसिपल है 5,000। 8% की वार्षिक ब्याज दर है, दर आपका 8% पर एनम है, ठीक है, 8% पर एनम है। 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? हमको सिंपल इंटरेस्ट तथा साधारण ब्याज पता करना था, तो साधारण ब्याज हमको बताना है, वो भी कब बताइए? 3 वर्ष का। एक बात चाहे देख लीजिएगा, जब भी कभी साधारण ब्याज का सवाल हो तो दो ही बातें दिमाग में रखिए कि दर क्या है, करेक्ट, दर क्या है जो कि 8% पर एनम है, समय क्या है, जैसे यहां पर समय आपको 3 वर्ष दिया है, आप इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक रेशियो बनेगा। उस रेशियो में हमेशा जो तुलना होती है वो ब्याज और मूलधन की होती है। जैसे 8% को हम क्या लिखेंगे? 8/100, 4×2=8, 4×25=100। अगर आप इसको भिन्न बनाएंगे तो 8×3=8/100 होता है, 8/100 करिए, 4×2=8, 4×25=100, 3 से इसमें गुणा करिए, 3 से गुणा होते यह 6/25 होगा। 6 का मान एसआई है और 25 का मान मूलधन है, करेक्ट है। 6 का मान एसआई है, 25 का मान मूलधन है। अब इस सवाल में अगर आप चलिए तो अब इस सवाल में जैसे जानकारी किसकी है? मूलधन की है। यहां मूलधन कितना है? 25 है। मैं लिखूंगा 25 बराबर 5,000, 1 बराबर 200। वैल्यू किसकी निकालनी? साधारण ब्याज जो कि 3 है, तो 3 बराबर कितना होगा? 600। राइट सोल्यूशन यहाँ पर 600। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा इस बात की क्लियरिटी रखनी होगी। जैसे हमसे कहा है कि 5,000 की राशि है, 8% की वार्षिक दर है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज क्योंकि 8% की दर पर हम जा रहे हैं, अब क्लियरिटी बनाई, देखिए कितना हो जाता है। हमने क्या बताया आपको? 8%, 4×2=8, 4×25, और यहाँ पर 3×2=6/25, 25 का मान अपने को 5,000 दिया है, तो अपनी वैल्यू एक का मान कितना हो गया? 200। यहाँ पर ये बताओ क्या 3 लेना होगा? नहीं। दरअसल देखिए साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 6 है, तो मुझे 3 ना लेकर के कितना लेना होगा? 6। और अगर मैं 6 लूंगा तो 6 का मतलब 6 दूना कितना हो जाएगा? 1200। अर्थात जो साधारण ब्याज होगा इस सवाल में कितना हो जाएगा? 1200, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ऑप्शन नंबर बी 1200 इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, जो कि 8वां सवाल है। करेक्ट हल है, नोट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आपके मन में है तो प्लीज बताइए, क्लियर करिए और तब आगे बढ़िए। 8वां हम अपनी तरफ से आपको श्योर कर चुके हैं। देखिए धीरे धीरे सवाल, जैसे देखिए वेराइटीज बने हैं, सवाल के लेवल को आप अपने हिसाब से समझिए, परीक्षा की जरूरत के हिसाब से हैं। परीक्षाओं को समझने के लिए डे बाय डे हर जो टेस्ट हो उसमें अपनी इंप्रूवमेंट लाइए। पहले टेस्ट में कितना सही किया, अगले टेस्ट में सवालों की वेरिएशंस भी होंगे और टफनेस आएगी और लेवल बढ़ेगा, रिपीटिशंस भी होगा। फिर आप चेक करो कि आप पिछले टेस्ट में कितना परफॉर्म किए हैं, अगले टेस्ट में उससे बेहतर कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, कि हम उसे को कंटिन्यू कर पा रहे, इसको आपको समझना है। एक आयत की परिधि मतलब आयत का परिमाप। आयत मतलब जिसमें लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। परिधि का मतलब परिमाप, जो कि ट्वाइस एल प्लस बी होता है, सबको पता है। दिया कितना बताएं? 52। अभी तक हम सवाल को पूरा नहीं पढ़े, लेकिन इतना समझ गए कि हमारी इतनी चीजें हमको दे रखा है।
अगर हम बात करें लंबाई और चौड़ाई की जोड़ की तो वह 26 है। सोचो हम पूरा सवाल नहीं पढ़े लेकिन इतना काम कर दिए। यदि उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? अब लंबाई अगर 16 है तो 16 प्लस बी कर दिए बराबर कितना कर दे 26 कर दे। 26 घटा दे तो बी का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अर्थात उसकी चौड़ाई हो गई 10। यहाँ पूछ क्या सकता था क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते। तो लंबाई अगर 16 था चौड़ाई 10 आई, 16 दहम में 160 है। पूछ क्या सकता था अगर उस मैदान को समतल कराना है तो उसका कॉस्ट कैसे, कुछ दर देकर कुछ रेट देकर। तो इस प्रकार से सवाल को हैंडल करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। जनरल सवाल होते हैं, एकदम समझ करके आगे बढ़ना है और उस प्रत्येक सवाल का उत्तर देते हुए अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना है। इस सवाल को देखिए, सवाल में क्या दिया है, एक्स वर्ग माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 एक सिंपल द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको x का मान बताना है, अर्थात मूल बताओ क्या होगा। अब मूल देखिए दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं, एक तो सिंपली पुट कर करके वैल्यू निकाल सकते हैं कि कौन मान इसको संतुष्ट कर रहा है। दो ऑप्शंस ऐसे ले लेते हैं, मतलब एक ऑप्शन ऐसा लीजिए, दोनों मानों को रख कर देखिए, जो ऑप्शन के दोनों मान इसको संतुष्ट कर रहे हैं वही इसके आंसर हैं। अब सुनिए, हम लोग क्या कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर अगर 0 दिया है तो 6 का पहले फैक्टराइजेशन कर दें। 2 और 3 है, करेक्ट है, 2 और 3 है। अब जैसे जो जनरल नियम है, दरअसल हम इसको कैसे, हम प्रॉपर पहले प्रोसीजर बता देते हैं, फिर पुट करके रखने की तरीका भी बता देते हैं। श्रीधराचार्य का भी नियम होता है, जैसे अगर आपने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डीपली पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, तो आपको फैक्टराइजेशन से अगर नहीं समझ में आता है तो एक नियम होता है जिसे श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं। उसमें एक्स को निकालने का रूल होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a के फॉर्म में हम कर सकते हैं, x का मान डिसाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इतनी बातें समझ रहे हैं। अब जैसे इस सवाल को समझिए, 6 का गुणनखंड किया 2 और 3 है, 6 का गुणनखंड 2 और 3 है। हम लोग इस 6 का गुणनखंड डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, दरअसल नियम के हिसाब से अगर कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से अगर इसका रूट निकालना है तो इस कांस्टेंट सम से आप एक्स स्क्वायर के गुणांक का मल्टीप्लिकेशन करिए। हालांकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ही था तो 6 का गुणा डायरेक्ट एक से किया तो कोई मतलब नहीं था, 6 ही आया। 6 के ऐसे दो गुणनखंड हुए जिनका जोड़ या घटाना 5 हो जाए, 5 भी नहीं -5, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह पर 2 प्लस 3 कर सकते हैं, एक्स करें प्लस 6 करें, एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2x होगा, ठीक है, माइनस 3x होगा प्लस 6 बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, x कामन करिए, x माइनस 2 करिए, माइनस 3 कामन करिए, x माइनस 2 करिए, बराबर 0 हुआ। तो x माइनस 2 हुआ, x माइनस 3 हुआ, बराबर 0 हुआ। तो x का मान एक बार 2 होगा और एक बार 3 होगा। तो 2 एंड 3 जो पहला ही ऑप्शन है राइट सोल्यूशन है। आप यहाँ पर 2 पुट करके देखिए तो भी संतुष्ट करेगा, 2 दूना 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस 6 करेगा। उसी प्रकार से 3 भी पुट करके देखिएगा तब भी असंतुष्ट करेगा। तो डायरेक्ट हम संतुष्ट करने से जा सकते हैं और सोल्यूशन करके भी आंसर बता सकते हैं। तो फिलहाल उसका उत्तर पहला ही ऑप्शन है जो लोग डायरेक्टली निर्धारित कर सकते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है, जिसमें कोण बी समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। एबी भुजा 6 दिया है, बीसी भुजा 8 दिया है, तो भुजा एसी तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बताना है। आइए सबसे पहले त्रिभुज बनाइए जो कि समकोण है जिसका नाम एबीसी है। यहाँ पर भुजा मतलब कोण भी हमको समकोण दिया है 90 डिग्री। एक भुजा चाहे जो मान लीजिए ए बी 6 दिया है, बीसी हमको 8 दिया है। और बहुत ही कॉमन सवाल है लेकिन कुछ जानकारियां क्लियर हो। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यह इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसके लिए पाइथागोरस का नियम काम करता है। नियम क्या होता है सुनिएगा, अंडर रूट 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। दरअसल प्रोसेस ये है कि दोनों जो समकोण बनाने वाली जो दो भुजाएं होती हैं, दोनों के वर्गों का जोड़ समकोण के सामने की भुजा जिसे कर्ण कहते हैं के वर्ग के बराबर होता है। हम तो जब कभी सवाल डायरेक्ट कराते हैं, बड़े सवाल कराते हैं, तब तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बताते हैं। 6 8 के साथ 10 का संबंध बनता है। 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का 64, जोड़ने पर 100, 100 का वर्गमूल 10, तो बराबर हो जाता है कि इसका कर्ण का मान तो 10 हो गया। तो यहाँ पर 10 में केवल एक ही ऑप्शन है तो उत्तर यहाँ जा सकते हैं। बट एक चीज दिमाग में रखिए, एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, करेक्ट है, आधार गुणे ऊंचाई गुणे 1/2, मतलब उसका भी आधा एरिया होता है। अब इस कर्ण से एरिया का कोई लेना देना नहीं होता है। हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बेस का मतलब 8 है या हाइट का मतलब 6 है, 2 से काट दें, 2 चौके 8, 4 छंगे 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पहले ही ऑप्शन में दोनों चीज कनेक्ट थी,
जहां पर कर्ण भी था, जहां पर एरिया भी था। दोनों आंसर्स मतलब दोनों वैल्यू कनेक्ट कर रही हैं। तो 11वां सवाल राइट सोल्यूशन ए ऑप्शन, प्लीज सभी लोग नोट करें, कंफर्म करें। अगले सवाल पर आइए, क्या दिया है पढ़िएगा। एक वृत्त में ए बी तथा सी डी दो जीवा है। एक कोई सर्कल होगा, दो जीवाएं, पूरा पढ़ के तब हम लोग बनाएंगे, हालांकि सर्कल दिमाग में है। जीवा भी बताता हूं क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, देखो लिखा होगा कॉर्ड्स। जो ई पर मिलती हैं, दोनों जीवाएं ई पर इंटरसेक्ट करती हैं। मिलने का सिस्टम देखो, पहले जीवा दिमाग में रखिए क्या होती है। जैसे हमने यहाँ सर्कल सिंबल सोचा, सतह पर दो बिंदु सोचे, दोनों को मिला दिया, इसी को जीवा कहते हैं। एक जीवा ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये मिली नहीं है, मिलेगी तब जब ऐसे बनेगा। ये देखिए अब मिली, इसे कहते हैं इंटरसेक्ट करना। दो जीवाएं प्रतिच्छेद कर रही है, सिंपल सी बात है। एक ए बी है, दूसरी सी डी है, दोनों बिंदु ए पर मिलकर प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम बना सकते हैं, देखिए एक ए बी बना दिया ऐसे, एक सी डी बना दिया ऐसे। इसका नाम ए बी हो गया और इसका नाम हमने सी डी रख दिया। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए ई है। इसके लिए एक नियम दिमाग में रखना चाहिए, जब भी कभी सर्कल में स्थित दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करें, मतलब अंदर ही अंदर प्रतिच्छेद करें, तो उनके सेगमेंट जो पार्ट है उनका गुणनफल परस्पर बराबर होता है। मतलब ए ई इंटू ई बी बराबर डी ई इंटू ई सी, करेक्ट है। यह प्रोसेस होता है, ए ई इंटू ई बी बराबर डी ई इंटू ई सी, करेक्ट है। सवाल पर अगर हम चलते हैं तो ए ई का मान कितना दिया है, 3 दिया है। ई बी का मान 2 दिया है। सी ई का मान आपको 4 दिया है। ई डी का मान बताना है, ए मान बताना है। सिंपल इसी पैटर्न पर लाकर रख दीजिए। मतलब लिखना होगा 3 गुणे 2 बराबर डी ई, ठीक है, गुणे 4। 2 दूना 4, 2 से बांटिए, 3/2 करिए। 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिस लेंथ, यह लेंथ आपकी 1.5 सेंटीमीटर है, जो कि डी ऑप्शन में आपके सामने अवेलेबल है। जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया है, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन प्रेजेंट किया है। 12वें सवाल का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए सवाल क्या है। एक शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। ये शंकु है, पहले प्लान कर लेते हैं। देखिए शंकु है, शंकु का जो बेस होता है सर्कुलर होता है, उसका सेंटर है, उसकी रेडियस है। रेडियस दिया है 3.5। इसकी हाइट दे रखा है, हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ए लेंथ जो होती है वो तिर्यक ऊंचाई होती है। इसकी जो लेंथ होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये आराम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी बात इसने कहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे मैंने कोई कागज ले लिया, देखो ऐसे बड़े सवाल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। मैं इससे अगर शंकु बनाना चाहूँ, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो चुरमुरा वाला होता है, अक्सर आपको शंकु की तरह कागज को मोड़ करके बना करके चुरमुरा आपको खिलाता है, कभी खाया होगा। हाँ, तो देखो ऐसे बना देता है ना, ऐसे बना देता है। अब इसमें क्या है ना, हम जो कागज बना रहे हैं, दरअसल ये बेस सर्कुलर हम नहीं रख पा रहे हैं, इसको हमें ब्लेड से काटना पड़ेगा। इस हिस्से को जब काटेंगे तो एकदम बेस बन जाएगा। अब इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि देखिए पॉइंट हो गया, ये वाला हिस्सा मैं ब्लेड से ऐसे मोड़ के ऐसे बना दूं, देखिए ऐसे बना दूं, ये तो एक सर्कुलर अगर बेस इसको प्रेजेंट कर दूं ना, तो आपका एक शंकु प्रॉपर बन जाएगा। देखिए अब बन के दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका सेंटर है, जो बर्थडे कैप नहीं होती है, सेंटर है, सेंटर से रेडियस है, वो हाइट है, और ये जो लेंथ मिलाते हैं तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई तक तो कोई दिक्कत नहीं। जो सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है, उसमें क्या ऐड होता है पता है, ये सरफेस। जैसे कभी इस पर कोई स्टिकर लगवाना है तो कितने सरफेस का उपयोग कर सकते हैं, उसी को सरफेस एरिया कहते हैं। वही आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे अंग्रेजी में CSA कहते हैं, वो होता है पता है पाई आर यल। यल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो मतलब अपने पास आर तो है, यल का मान और निकालना है। पहले यल निकाल दीजिए, कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, आर मतलब 3.5 का होल वर्ग और 12 का स्क्वायर, करेक्ट है। तो 3.5 का होल वर्ग तो सिंपल मैं आपको बता दूं, क्योंकि 3.5 पे चाहते थे, एक तरीका और था, 7/2 का होल वर्ग भी कर सकते थे, 49 + 2 करके, मतलब हम डिसाइड कर सकते थे। बट हम इसका भी वर्ग जानते हैं। जैसे 35 लिखा है ना, तो 35 का वर्ग क्या होता है पता है, 25 होगा, 3 चौके 12, हाँ 1225, मतलब 12.25 हो जाएगा। इसको हम 12 पॉइंट क्या लिख देते हैं, 25। और यहाँ पर आपके पास 144 है, ठीक है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 है। अब हम लोग कितना कर दें, इसको जोड़ते हैं तो 156 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। 156.25 की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए जैसे 25 होता है तो 5 ही होगा। जैसे यहाँ पर जो आपने देखा होगा
ये जो 3 था 3 चौके 12, मतलब ये जो टर्म होता है ना इसका अपना सक्सीजर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे 12 गुणे 13 156 होता है, तो मैं यहाँ पर 125 लिख सकता हूँ, लेकिन दशमलव 2 स्थान पर था तो दशमलव 1 ही स्थान पर लगाना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट आपकी 12.5 हो गई। 12.5 देखिए सी ऑप्शन में दिया भी है, बट अभी हमको शियर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी काम करना है। पाई की जगह 22/7 कर देता हूँ, करेक्ट कर दिया। इसके बाद आर मतलब 3.5 कर देता हूँ। यल अभी भी 12.5 आया है, 7 से डिवाइड किया 0.5 होगा, 0.5 हुआ। 0.5 का मल्टीप्लीकेशन हम 22 से करेंगे किसी भी चीज का देखिए मल्टीप्लीकेशन अगर आधे से होता है, आधे, आधा मतलब 0.5 से, तो हमारा 11 हो गया 22, और यहाँ 12.5 है। 11 पचे 55 है, कैरी 5, 11 दूना 22, 5 27 के साथ हासिल 2, 11 के 11 दो 13 होता है। 137.5 होगा, जो कि है नहीं किसी ऑप्शन में। आपको यहाँ से देखकर डाउट में नहीं जाना है, डी ऑप्शन पर जाना है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अवेलेबल है नहीं 13वें सवाल में। तो 13वां सवाल राइट सोल्यूशन आपके सामने है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्योंकि अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको डी ऑप्शन पर रखेंगे। इनमें से कोई नहीं को सही उत्तर मान करके 13वें सवाल से हम लोग 14वें सवाल की तरफ हिट करेंगे। 14 नंबर देखिए क्या लिखा है। एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग जानते हैं सब लोग, एक ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सभी भुजाएं बराबर हैं, सब भुजाएं बराबर हैं, सब भुजाएं देखिए बराबर हैं। सब पर जो एडजेसेंट एंगल होता है 90 डिग्री होता है। विकर्ण यहाँ पर दे रखा है 10√2। विकर्ण क्या दे रखा है 10√2, करेक्ट है। उसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है कि एरिया कितना होने वाला है। विकर्ण जो होता है किसी भी वर्ग का, और √2 इंटू मतलब डायगोनल जो होता है √2 इंटू भुजा होता है। विकर्ण की लेंथ 10√2 है, बराबर √2 इंटू ए कर दीजिए। √2 से खत्म होता है, ए बराबर 10 होता है, अर्थात प्रत्येक भुजा आपकी 10 हो गई है। अब सवाल में एरिया पूछा, एरिया हमेशा क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, अर्थात 10 का स्क्वायर कर दीजिए, जो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। जिस वर्ग का विकर्ण मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल 10√2 था, उसकी जो साइड्स थी वो 10 थी, 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 होता है, एकदम राइट सोल्यूशन आपके सामने है, जो कि 16 पहले ऑप्शन में अवेलेबल था। आगे बढ़ता हूं, ये देखिएगा बहुत शानदार सवाल है। बिंदु ए 1,1, बी 4,1, सी 4,5 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। एक कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसको बनाने के लिए निर्देशांक है, जिसे कोऑर्डिनेट से भी हम कनेक्ट करते हैं, x1 y1, ठीक है, x1 y1, x2 y2, x2 y2, x3 y3, इस प्रकार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसके लिए फार्मूला तैयार करना होगा। हम इसको प्लॉट करके भी निकाल सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट का किसी को नॉलेज है तो। डेल्टा के रूप में प्रेजेंट किया, हमने लिखा 1/2। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, हम लिखे जैसे यहाँ पर x1, मैंने लिखा सबसे पहले x1, x1 लेकर के y1 का दिमाग से निकाल दीजिए ख्याल, लिखिए y3 माइनस y2, ठीक है, x1 के बाद y3 माइनस y2। फिर हम चलते हैं, हम पहुंचते हैं x2 के पास, x2 लिया, y2 का दिमाग से निकाल दीजिए ख्याल से एकदम से, y3 माइनस y1, करेक्ट है, सीक्वेंस ऐसे बढ़ते रहिए। अब यहाँ पर क्या कर दिया y3 माइनस y1, फिर से हम पहुंचे कहां पर x3 पर, यहाँ पर पहुंचे कहां पर x3 पर, ये देखिए x3 पर पहुंच चुके हैं, और x3 पर जब पहुंचेंगे तो यहाँ पहुंच गए तो हम क्या कर दें y1 माइनस y2। एक चीज शायद मिस हो रहा है, उसको देख लीजिएगा तभी फार्मूला क्लियर होगा। जैसे मैंने जब लिया था x1 तो हम y3 जो माइनस y2 लिखे थे, इसे आप y2 माइनस y3 कर दीजिए, बस अपना काम हो जाएगा। y2 माइनस y3, अगर हम इस फार्मूले को एकदम दिमाग में सेट कर पाए तो एकदम क्लियरली हम आंसर कर सकते हैं कभी भी किसी सवाल का जो कोई त्रिभुज के रूप में होगा जिसमें कोऑर्डिनेट का फ्रेम दिया है। कुछ नहीं करना होता, सिंपल पैटर्न समझिए। अगर आपने x1 को पकड़ा, y1 दिमाग से निकालिए, y2 ऐसे साइक्लिक बढ़ते जाइए, y2 y3 डिफरेंस। अब x2 को पकड़ा, y3 y1 करा, x3 को पकड़ा, y1 y2 किया, बस यही पैटर्न फॉलो करना है। और सवाल में जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जैसे हमारे पास 1 1 है, मैं इसे x1 y1 कह रहा हूं, करेक्ट है, x1 और y1 कह रहा हूं, जो पैटर्न मैंने बताया उसी का उपयोग करिए। अब मेरे पास अगर 4,1 है, इसे मैं क्या कहूंगा x2 y2। अब मेरे पास अगर 4,5 है तो यहां पर मैं क्या कहूंगा x3 y3, करेक्ट है। अब इसी का उपयोग करके आप लोग यहां पर आंसर करिए, देखिए कितना आता है 1/2। सबसे पहले क्या है x1 1 है, y3 अब देखो लिखा कैसे y2 माइनस y3 मतलब 1 माइनस 5 कर दीजिए, प्लस x2 ले लीजिए 4 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे y3 माइनस y1 मतलब 5 माइनस कितना कर दें 1 कर दें।
प्लस यहाँ पर हम एक और पैटर्न लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा स्पेस यहाँ इधर बचाते हैं। देखिए एक बार हमने लिखा सबसे पहले 1/2, फिर क्या करें, x1 लिया, x1 मतलब 1, y2 माइनस y3 मतलब 1 माइनस 5 कर दिया, प्लस x2 पर x2 पर गए जो कि 4 है। अब हम y3 माइनस y1 5 माइनस 1 किया, प्लस x3 किया तो x3 भी 4 ही है। और फिर हम लोग x3 के बाद क्या लिख सकते हैं, x3 देखिए यहाँ पे लिखा था हमारे पास y1 माइनस y2 करेंगे, अर्थात 1 माइनस 1 करेंगे। अब इसको हल कर डालिए, 1/2 है, यहाँ -4 ही बचेगा और यहाँ 5 से 1 निकला, 4 चौके 16 हो जाएगा और ये पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। 16 से 4 निकलेगा 12, 12 मतलब 1/2 गुणे आप 12 कर दें, 2 छंगे 12 होता है, मतलब इसका राइट सोल्यूशन 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 6 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट होगा, यूनिट है तो यूनिट का वर्ग कर दीजिए, जो भी आपको यूनिट दिया रहेगा उसी यूनिट का उपयोग करिएगा। सही उपयोग अगर फार्मूले का करेंगे तो एकदम स्पष्ट आंसर मिलेगा, बट इस पैटर्न को रख लीजिए दिमाग में, क्योंकि अक्सर लोग जैसे जानते हैं ना बहुत छोड़ देते हैं ये सब चीजें, रनिंग जो होती है ना, जो लगता है कि डिफरेंट है, अकवर्ड है, नहीं करना है तो छोड़ देते हैं, तो इस पैटर्न को दिमाग में जरूर रखिएगा। अगले सवाल पर आइएगा। सवाल नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं किस पर, 16 पर। फिर से देखिए उसी प्रकार से है, यहाँ पर अब की बार केंद्रक पूछा है, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है x1 y1, यहाँ पर दूसरा है x2 y2, करेक्ट, यहाँ पर है x3 y3, और सेंट्रॉइड जिसे जी कहते हैं वो केंद्रक कहलाता है। केंद्रक वह बिंदु होता है जहां से जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं होकर गुजरती हैं। त्रिभुज की माध्यिका मतलब वह रेखा जो त्रिभुज की प्रत्येक विपरीत भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे यहां से आया, इसको 2 बराबर भागों में बांटा, यहां से गया, इसको 2 बराबर भागों में बांटा, यहां से गया, इसको 2 बराबर भागों में बांटा, इसी को कहते हैं केंद्रक। इस केंद्रक का भी अपना निर्देशांक है, इसके पास भी x है और इसके पास भी y है। x का मान कितना होगा, x का मान यहाँ पर सिंपली अगर जैसे हमें पता करना है तो मैं लिखूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, करेक्ट है। इसी प्रकार से अगर y कोई पूछे, मतलब दोनों वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब सुनिए, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं, इसकी जगह 2, 3 रख देते हैं, इसकी जगह पे 4, 1 कर दिया, जो लिखा है उसी का उपयोग कर रहे हैं, और इसकी जगह पर 6, 5 कर दिया। अब अगर मुझे केंद्रक का निर्देशांक बताना है तो मैं जैसे x का मान अगर कर रहा हूं, देखिए उसी फार्मूले का उपयोग करूंगा जो लिखा है, 2 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 बटे कितना 3, 6 4 10 2 12 बटे 3 कितना होता है 4, तो x का मान 4 हो गया। ऐसे y का मान निकालना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 है, तो y1 कितना है 3 प्लस 1 प्लस 5 बटा 3, 3 1 4 5 9 बटा 3 करिए तो 3 हो गया। तो यहाँ पर हमारे सामने जो इसका मान आएगा वो आएगा 4। भाई यहाँ पर देख रहे हैं ना, x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 3, 4, 3 इसका राइट सोल्यूशन होगा। जो केंद्रक होगा जो पहले ही ऑप्शन में आपके सामने है, पहला ऑप्शन आपके इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं इस केंद्रक के पार्ट को भी समझिए। अच्छा, केंद्रक को और भी दिमाग में सेट करिए, इसकी परिभाषा भी रखिए आप लोग। केंद्रक हमेशा किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं का आंतरिक मिलान बिंदु है। अब आपके मन में आएगा सर माध्यिका क्या है, प्रत्येक शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर डाली गई वह लंबाई जो उस विपरीत भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे, दैट इज कॉल्ड द मीडियन, उसी को माध्यिका कहते हैं। अगले सवाल पर आइए, 17 पर पहुंच चुका हूं। 17 नंबर देखिए क्या है x प्लस 1/x अल्जेब्रिक पार्ट है, मतलब सब कुछ कवर किया गया जो रिक्वायरमेंट है DI छोड़कर। DI को अलग से मैं ले रहा हूँ, DI को अलग से आप करो, ठीक है। DI भी हम आगे शामिल करेंगे, अभी मैंने DI नहीं रखा है, बाकी हर पैटर्न रखा है, अभी लेवल बहुत आसान रखा है। फिर थोड़ा सा अप, फिर थोड़ा सा हाई, फिर मिला के हम एक प्रियोरिटी बनाते हैं, एक कैडर बनाते हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। 4 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछा गया है। हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो हम लिखें x प्लस 1/x का हमने लिखा होल क्यूब बराबर हमने किया 4 का होल क्यूब, x³ प्लस 1/x³ प्लस थ्राइस ab करने पर केवल 1 बनेगा, केवल 3 लिखा जाएगा, x प्लस 1/x किया जाएगा, ठीक है, बराबर 4 का क्यूब कितना होता है 64। इसको ऐसे रहने दीजिए, x³ प्लस 1/x³ x प्लस 1/x की जगह रखिए कितना 4, 4 गुणे 3 कितना होता है 12, बराबर कितना करा 64, 12 घटा दीजिए इसमें से,
4 से 2 2 होता है, 6 से 1 5 होता है, 52। 52 इसका राइट सोल्यूशन होगा जो पहले ऑप्शन में दिया गया है, इस सवाल का करेक्ट हल है। सिंपल सवाल है, सिंपल पैटर्न है, बड़े आराम से आप करने की कंडीशन में है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। हम पहुंच रहे 18 पर, ठीक है। समझिए क्या है, सिंपल कहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक पार्ट ए भी है, डिवाइड बाई ए प्लस बी बताना है। जहां पर एक बात इसने हमको श्योर कर दिया, क्या श्योर कर दिया बताइए, श्योर ये कर दिया कि ए इज नॉट इक्वल टू माइनस बी, ए जो है माइनस बी के बराबर नहीं है। अगर ए माइनस बी के बराबर नहीं है तो इस सवाल को लेकर के हमारा फोकस क्या है, हम किस प्रकार की प्रायोरिटी देंगे, हम किस प्रकार का पैटर्न उपयोग में लाएंगे, इसको हमें कंसर्न करना है, इसको समझना है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्या तरीका आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सुनिएगा, समझिएगा। ये जो लिखा है, हम यहाँ कुछ दिमाग लगा सकते हैं। हम यहाँ जब तक कुछ फार्मूले का अप्रोच नहीं लेकर चलेंगे तब तक हम कैसे आंसर कर पाएंगे। आप सुनिए, ए प्लस बी यहाँ पर है और यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मेरे दिमाग में थॉट बन रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि जानते भी हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होता है, जो कि यहाँ पर ए बी ही है केवल। अगर हम एक काम करें, हम इसमें ए बी ऐड कर दें और ए बी को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब एक ए बी को और जोड़ दें, एक ए बी को और घटा दें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसके लिए हमें माइनस ए बी अलग से लिखना पड़ेगा। समझ रहे, मतलब एक ए बी ऐड किया, इसी की वजह से 2ab हो गया, लेकिन एक माइनस ए बी रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, बस अपने अकॉर्डिंग हो गई चीजें और कुछ नहीं हुआ है। अब सुनिए, इसको क्या लिख सकते हैं, अब ए प्लस बी का होल वर्ग लिख सकता हूं, माइनस क्या है ए बी है, डिवाइड बाई क्या है ए प्लस बी है। अब एक दिमाग और चल सकता है मेरा, वो क्या सुनिएगा, जैसे कभी आपको ऐसे लिख कर दिया कि ए प्लस बी डिवाइड बाई अगर एक्स है तो मैं समझता हूं कि ए बाई एक्स है प्लस बी बाई एक्स है, करेक्ट है। इसी तरह से इसको भी दिमाग में रखिए कि ए प्लस बी का मैं होल वर्क करूं, डिवाइड बाई मैं ए प्लस बी कर दूं, और माइनस ए बी रखूं, डिवाइड बाई ए प्लस बी कर दूं। इससे देखिए होगा क्या, सुनिए, इससे होगा ए कि पहला ए पावर इससे खत्म हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या, ए प्लस बी, माइनस क्या बचेगा, ए बी अपान ए प्लस बी। अगर आप देखो तो ये ऑप्शन में दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, डी में। तो डी इसका एक पैटर्न है, प्रेजेंटेशन है, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है अगर सिंसियरिटी ना दिखाई तो। 18 डन हुआ, कितने लोग का सही था क्लियर जरूर बताइएगा, ठीक है। एक दो सवाल होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं ऐसे ही। आगे बढ़ता हूं 19 पर। त्रिकोणमिति एक पार्ट है और आगे बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बेसिक सीख लीजिएगा, हायर तक जाएगा, समझ लीजिएगा। त्रिकोणमिति अपने आप में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा परीक्षा में। tan थीटा बहुत आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया है। पूछा है क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan और कॉट का एक रिलेशन होता है, उसको दिमाग में रख लीजिए। tan थीटा जो होता है 1 अपान कॉट थीटा के बराबर होता है, tan थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा। एक और चीज लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। जैसे साइन जो होता है कोसेक के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो 1 हो जाता है, tan कॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 होता है। कैसे, हम अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो हम हमेशा 1 हो जाते हैं, हम अपने व्युत्क्रम के साथ। ऐसे मैंने कहा साइन कोसेक के साथ, कॉस सेक के साथ और tan कॉट के साथ रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल रिलेशंस में होते हैं। अब सुनिए, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो क्या हो सकता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, 2 tan थीटा कॉट थीटा बराबर 2 का वर्ग कितना होता है, 4 लिख दिया। इसका मान कितना होगा, अभी यही लिखा मैंने, 1 होगा, तो ये केवल 2 बचेगा, 2 गुणे 1 होगा और इधर तो 4 है ही है, 2 घटेगा, तो यह मान आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये आपका सिंपल 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। तो डी ऑप्शन इस सवाल 19 का राइट सोल्यूशन आप सभी लोग के लिए है, करेक्ट आंसर लिखिएगा। लास्ट सवाल आज के सेशन का, भी त्रिकोणमिति है, इसकी भी वैरायटी समझिए। पूछा सिंपल है, 1 प्लस सिंपल देखिए क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या अल्फा है, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा है, कोण एक ही है। इसका मान निम्नलिखित में क्या होने वाला है, जो ऑप्शंस दिए गए उनमें क्या मैच करेगा, इसको सुनिएगा, क्योंकि जो मान है वो कॉट में भी है, tan में भी इसी प्रकार से लिखे गए हैं। हमने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी हम लोग tan और कॉट को रिलेट करते हैं तो उसका प्रोसेस कैसे जनरेट होता है। एक चीज जान लीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा, अभी जैसे मैंने आपको बताया एक सिंपल रिलेशन ऐसे देखिएगा,
tan जो होता है ना उसका एक स्क्वायर रिलेशंस भी होता है, किसके साथ होता है, sec के साथ होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको पढ़ लीजिएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा एक रिलेशन और समझिए, क्योंकि नीचे कॉट है, कॉट का भी होता है, वो भी दिमाग में रखिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी मैं लिख सकता हूं। अर्थात देखिए हम कैसे सिस्टम बनाते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा है, देखिए इसके हिसाब से जाइए, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा। नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा है, हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये आपके सामने टर्म है, समझिएगा। अब इसको थोड़ा सा समझ करके समझदारी से हम प्लान कर देते हैं। दरअसल हम इसको क्या डिसाइड कर सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं, ऊपर सेक है नीचे कोसेक है। सेक का मतलब होता है 1 अपान कोस, और साइन मतलब इसका क्या मान होता है, जैसे हम लोग इसको समझें, जब हम सब जानते हैं, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान क्या, सेक को कॉस स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या है 1 अपान साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग कैसे इसको आप प्रेजेंट करें बताइए, इसको कैसे प्रेजेंट करें, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो यहां पर लिख देते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू, ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1, साइन स्क्वायर